हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी विषय की क्लास लेकर के आई हूँ। हिंदी में कल की क्लास में मैंने आपको देवनागरी लिपि और ध्वनि के बारे में बता दिया था। साथ साथ आपके वर्ण और वर्ण के भेद भी मैंने स्टार्ट कर दिए थे। वर्ण के भेद के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरे व्यंजन, जिसमें स्वर और स्वर के भेद मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ व्यंजन और व्यंजन के भेद। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास फटाफट से कि व्यंजन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक व्यंजन। सीधे सीधे डेफिनेशन पूछ ली जाती है व्यंजन की कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा से पहले एक बार स्वर की परिभाषा को रिवाइज करिए कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए या जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो कहलाते हैं स्वर। यहीं पर व्यंजन क्या होंगे? तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, या आप इस प्रकार से ऐसे भी बोल सकते हो कि वे वर्ण जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, वो कहलाते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन की एक परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो मुख के अन्य भागों को स्पर्श करती है, वो वर्ण कहलाएंगे व्यंजन। क्योंकि आपको पता है जब व्यंजनों का आप उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ या जो श्वास वायु है वो हमारे मुख के अनेक अवयवों को टकराती हुई, वहाँ से स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसीलिए हम उनको व्यंजन बोलते हैं। तो व्यंजन में आपके काफ़ी सारे व्यंजन हैं, जैसे क ख ग घ ङ चा चा चा, तो ये सारे व्यंजन आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इसके बाद आइए व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 33 व्यंजन है। ठीक, इसके बाद हम बात करें स्वरों की संख्या की। कल ये पढ़ा चुकी हूँ, फटाफट से सभी लोग आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि स्वरों की संख्या कितनी है। कल ही पढ़ के आ रहे हैं और सभी लोग आंसर दीजिएगा। आप लोग आंसर नहीं देते, बहुत गलत बात है। सभी आंसर करिएगा कि स्वरों की संख्या कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन को हम पढ़ते तो हैं। अगर हम संस्कृत वर्णमाला में देखें तो संस्कृत वर्णमाला में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी संस्कृत में, तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर संस्कृत वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की कोई चर्चा ही नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन वहाँ दिए ही नहीं है। संयुक्त व्यंजन होते क्या है आपको पता है? संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या है? 2 व्यंजन के मेल से बने हुए व्यंजन होंगे, तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो व्यंजन है वो आपके 3 प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कितनी है स्वरों की संख्या? हाँ बिल्कुल सही, स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या है 11 है। 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। आगे आइएगा स्पर्श व्यंजन पर कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15, 16 और 18 में पूछा गया। हर बार क्वेश्चन आता है, या तो स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछेंगे या फिर आपसे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं परिभाषा पूछ लेंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? नाम से ही समझिएगा, स्पर्श यानी कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जब हम कर रहे होंगे तो हमारी जो जीभ होगी ना, वो कहीं ना कहीं बाकी के मुख के जो भाग हैं उनको स्पर्श कर रही होगी, टच कर रही होगी। ठीक है, तो वो व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय हमारी जिह्वा यानी कि जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श करेगी तो वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। आपने जब हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी तो हिंदी की वर्णमाला में 5 वर्ग आते हैं। पहला वर्ग है आपका का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग और पा वर्ग। इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण आते प्रत्येक वर्ग में। जैसे यहाँ पर देखिएगा,
का ख गा घा ञा चा छा जा झा वा टा ठ डा ढ णा ता थ दा ध ना पा फा बा भा मा। तो ये जो हैं आपके ये क्या है 5 वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण, यानी कि कितने हो गए टोटल स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है 25 है। ये जो आपके 5 वर्ग हैं इनका दूसरा नाम भी मैं साइड में लिख देती हूँ शॉर्ट में। का वर्ग को बोलते हैं कु, चा वर्ग के लिए चू, ता वर्ग के लिए टू और ता वर्ग के लिए तू, पा वर्ग के लिए पू। तो कु चू टू तू पू ये बोला जाता है इनको, इनका अन्य नाम जो है वो यही है। अब देख लेते हैं कि इन वर्गों का उच्चारण स्थान क्या है। जब आप का वर्ग को उच्चारित करेंगे क ख ग, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आवाज़ जो हमारी है कहाँ से आ रही है, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कौन सा भाग हमारा ज़्यादा सक्रिय है, तो वो है कंठ। इसीलिए का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, का उच्चारण स्थान है कंठ। इसके बाद अगर हम बात करें चा वर्ग की, तो जब आप बोलोगे च छ ज च, तो तालु स्पर्श हो रही है, जीभ किसको स्पर्श कर रही है तालु को, इसीलिए चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तालु। ट ठ ट ठ बोलिएगा ट ठ, क्या स्पर्श कर रहा है, जीभ कौन से भाग को टच कर रही है मूर्धा को टच कर रही है, इसीलिए ट ठड़ा वर्ग जो है आपका इसका उच्चारण स्थान क्या है मूर्धा। त थ ता बोलिए, जीभ दांत को स्पर्श कर रही है त थ द त थ द ध ना, तो यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा दंत। जिसको स्पर्श कर रही है वही उच्चारण स्थान हो जाएंगे। ठीक, पा फ प भ, तो पा फा बा भा जब बोल रहे हैं तो क्या ज़्यादा सक्रिय रह रहा है ओठ, तो ये पा का उच्चारण स्थान क्या है पा वर्ग का ओष्ठ। वैसे मैं उच्चारण स्थान आपको डिटेल में अलग पढ़ाऊंगी, अभी फिलहाल यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, इन 5 वर्गों का शॉर्ट नाम क्या है कुचु टू तु पू। संस्कृत में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर यही यूज़ करते हैं कु चू टू तु पू। चलो आगे आते हैं अंतःस्थ व्यंजन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतःस्थ व्यंजन, और देख भी पा रहे होंगे आप कि कितनी बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। 15 में, 16 में, 18 में, 20 में आया ही आया है, और 22 में भी आया, 23 में भी आया, मतलब कुल मिला के हर बार ही आया हुआ है। अंतःस्थ व्यंजन होते क्या हैं, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पूरी तरह उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती है उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करेगी वो है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन से अंतःस्थ व्यंजन हैं, तो 4 अंतःस्थ व्यंजन देख लो, य र ल व, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन दिए गए हैं। इन चारों का क्रम ज़रूर याद रखना। कभी कभी जो है क्वेश्चन आपका अगर टफ बनाते हैं, टफ तो नहीं है तो क्वेश्चन इजी, क्योंकि अगर आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी हुई है तो आप आसानी से दे दोगे, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी जब क्वेश्चन आता है ना पेपर में सामने, जैसे टेट का एग्जाम है आप दे रहे हो और वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित जैसे अंतःस्थ व्यंजन है इनका सही क्रम क्या है, और वहाँ पर ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दिए हों। एक दिया हो य ल र व, ठीक है, एक दिया है य व र ल, और एक दिया गया है य र ल व। अब बताइए कौन सा क्रम सही है, तो य र ल व वाला सही है हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला नहीं, संस्कृत में अलग क्रम होता है, वो संस्कृत जब पढ़ोगे तब की तब देखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नोट पॉइंट है कि या और वा जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2023 में ही आया था कि निम्नलिखित में से किसे अर्ध स्वर कहते हैं। वहाँ पर ऑप्शन आपका दिया था या कॉमा वा, एक ऑप्शन रा कॉमा ला भी था। तो ध्यान रखना या और वा को हम अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ या और वा। नेक्स्ट आइएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 में भी आया, 16 में, 19 में, 20 में, 22 में, लगभग सभी में आया है। ऊष्म, ऊष्म मतलब क्या है, ऊष्मा यानी कि गर्म। ऊष्म का मतलब अर्थ क्या निकलता है, गर्म अर्थ निकलता है ना।
तो ऊष्म व्यंजन क्या है? ऐसे व्यंजन जब जिनका उच्चारण करेंगे ना तो अंदर से जो वायु निकलेगी वो कहीं ना कहीं गर्म वायु होगी। और वो गर्म कैसे होगी? जब रगड़ खाती हुई बाहर आएगी, यानी कि घर्षण जब होगा तो वो घर्षण के कारण गर्म हो जाती है वायु, और बाहर आते वक्त वो कैसी लगती है? गर्म लगती है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ खाती हुई गर्म होकर बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। शॉर्ट में आप इतना याद रखो कि ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन है जिनके उच्चारण में हवा गर्म होकर बाहर निकलती है, रगड़ खाएगी, गर्म होगी, बाहर आएगी, वही व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 हैं ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से? श, स, स, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन है। इनका क्रम भी याद रखिएगा। इन तीनों श का क्रम बस आपको याद रखना, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, याद रखना। सबसे पहले श से क्या है? सलजम। तो हमने सलजम खाया, सलजम खा के क्या हुआ? पेट फट गया। तो क्योंकि फटा वाला सा आ रहा है ना, तो बस सलजम खा के पेट फटा, और पेट फट के कहाँ गिर पड़े? सड़क पर। इतना सलजम खाया कि सलजम खा खा के पेट फट गया, बोलते हैं ना, इतना खा लिया कि पेट फटा जा रहा है। सेम वही कंडीशन, सलजम इतने खा लिए कि पेट फटा जा रहा है, और पेट फटने के कारण क्या हो गए? सड़क पे गिर गए। तो ये ट्रिक याद रखना, तीनों शा को आप सीक्वेंस में लगा पाओगे। इसके बाद आगे बढ़िएगा। स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या है? तो 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतःस्थ व्यंजन है, यार अलावा, और 4 ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट आगे आइएगा, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, संयुक्त का मतलब ही क्या है? मेल से बना हुआ, मिलना, संयुक्त होना, जुड़ जाना। तो दो व्यंजन के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपका क्ष दो व्यंजन के मेल से बना है, त्र दो व्यंजन के मेल से बना है, ज्ञ दो व्यंजन के मेल से बना है, श्र दो व्यंजन के मेल से बना है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और आपका अलग से भी आ सकता है। कैसे आएगा क्वेश्चन? कि छा जो वर्ण है वो किस किस के मेल से बना है? तो आप बोलेंगे का के मेल से, और षटकोण यानी कि मूर्धन्य सा के मेल से बना हुआ है। याद रखना, पहला जो वर्ण होगा वो कैसा होगा? हलंतम होगा, उसमें हलंत लगेगी। इसके बाद त्रा किसके मेल से बना है? तो ता और रा के मेल से बना है त्रा। ज्ञा किसके मेल से बना है? ज्ञानी वाला ज्ञा, जा हलंतम जा, और उसके बाद वहाँ के मेल से बना है। श्रा किसके मेल से बना है? तो श्रा आपका तालव्य सा, जिसको शलजम वाला सा बोलते हैं, प्लस रा के मेल से। ये जो आपके वर्ण लिखे हुए हैं ये क्या होंगे? ये हलंत लगेगी इनमें, और पीछे वाले में हलंत नहीं लगी होगी, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपको इसी प्रकार के वो ऑप्शन देते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट नोट पॉइंट पर। उत्क्षिप्त व द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था 2018 में, या ऑब्जेक्टिव में आया था कि निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो डा और डा है, इसमें क्या है? डा डलिया के नीचे बिंदी लगी हुई है, और ऐसे ढा ढक्कन के नीचे बिंदी है, तो ये है उत्क्षिप्त व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ये भी एक क्वेश्चन आया था कि पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण दीजिए। तो आपका जो ला है उसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो लुंठित व्यंजन है रा। रा को बोलते समय हमारी जो जीभ है उसका आगे का हिस्सा, यानी कि जीभ की जो आगे की नोक है ना, वो हल्की सी मुड़ती है, तो वो लुंठित उसी कारण उसको बोला जाता है। वैसे मैं ये आपको भी डिटेल में पढ़ाऊंगी, जब बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं कि इनको करने में जो प्रयास लगता है ना, उसी के आधार पर इन्हें बांटा गया है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रयास के आधार पर व्यंजन के भेद में पढ़ाऊंगी, जिसमें बाह्य प्रयत्न के आधार पर महाप्राण, अल्पप्राण, जो भी सारे के सारे पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं हम अनुनासिक व्यंजन पर और नासिक के व्यंजन पर। अनुनासिक और नासिक के व्यंजन क्या होते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर भी पूछा जाता है। अनुनासिक, अनुनासिक ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है वो मुख और नासिका दोनों से ही निकलती है, मुख और नासिका दोनों से ही निकलती है, इसीलिए इन व्यंजनों को नासिक के व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इनमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, पांचवा वर्ण जो है वो क्या है? अनुनासिक के व्यंजन है। जैसे का वर्ग को अगर आप लिखेंगे तो का, ख, ग, घा, ज्ञा। ठीक है,
फिर इसके बाद चा, छा, जा, झा, वा। ट, ठ, ड, ढ, ण। यही तो है आपके। अब इसमें पंचम वर्ण कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये वाला। इसका पंचम ये वाला, इसका पंचम ये वाला। यही पंचम वर्ण क्या है? अनुनासिक के व्यंजन है। तो ज्ञ, वा, ड़ा, ना, मा, ये आपके अनुनासिक व्यंजन है। इसके बाद आएंगे हम अयोगवाह पर। अयोगवाह भी इम्पॉर्टेंट है, 2023 में और 17 में पूछा गया था अयोगवाह क्या होते हैं। तो अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। ठीक है, ऐसी ध्वनियाँ जो ना तो पूरी तरीके से स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपके आते हैं अंग और आहा। अंग होता है अनुस्वार और आहा होता है विसर्ग। जब ये किसी वर्ण में लगे होंगे, किसी वर्ण के ऊपर, तो वहाँ पर अंग जो लगा होगा बिंदी के रूप में, और विसर्ग तो आपको पता ही है कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पर लिख कर दिखाऊं, प्रातः काल। तो यहाँ पर जो ये लगा हुआ है, ये बीच में क्या है? विसर्ग लगी हुई है, प्रातः काल। अब अंग की बिंदी का एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे अंग, अंश, पंकज, ये क्या है? अंग की बिंदी यहाँ पर लगी हुई है। इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो जब आप अंग की बिंदी का उच्चारण करोगे, जैसे यहाँ पर पंकज लिखा हुआ है, पंकज, तो आप पंकज बोलिएगा। जहाँ पर अंग आ रहा है वहाँ पर आपको लग रहा है ना कि नासिका प्रयोग हो रही है, नाक से आवाज़ निकल रही हो, नाक से कोई वायु निकल रही हो। बोल के देखिए, अंग, नाक का यूज हो रहा है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? नासिक्य। और विसर्ग का उच्चारण होता है कंठ। बोलिए, प्रातः, तह, कंठ यूज हो रहा है, तह, तो ये क्या है? इसका उच्चारण स्थान कंठ है। जब आप ऐसे बोल बोल के इनको याद करोगे ना, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जब एग्जाम्पल आता है ना एग्जाम में, तो आप उसको एक बार बोल करके ज़रूर देखते हैं, मन में ज़रूर बोलोगे या हल्का सा बोलोगे कि आसपास एग्जाम में बाकी काफ़ी बच्चे होते तो उनका डिस्टर्ब ना हो, वरना नकल वाला आ जाएगा सीन। तो आप हल्का सा जब बोल के देखेंगे तब भी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये है। तो इनको प्रैक्टिकल करके बोल बोल के याद करिएगा। इसके बाद हम आते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। तो आइएगा, अनुस्वार क्या होते हैं? अनु मीन्स पीछे, स्वार में है स्वर। तो अनु मीन्स पीछे और स्वर, स्वर के पीछे आने वाले जो हैं वो है अनुस्वार। तो अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है स्वर के पीछे आने वाला। जब अनुस्वार का हम उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में वायु नाक से बाहर निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। जैसे अंग, अंश, पंकज, नाक से आ रही है, जंगम, जंगल, नासिका प्रयोग हो रही है, तो इसमें वायु जो है वो नाक से निकलेगी। अनुनासिक क्या होते हैं? तो अभी जस्ट बताया था, इनमें क्या है? वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। तो अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है, वो है अनुनासिक। और अनुनासिक में क्या व्यंजन भी आपके आते हैं? ये चंद्र बिंदु आती है। और अनुनासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण। देखो, माँ, आँख, चांद, बूंद, वहाँ, यहाँ। जब आप बोल रहे हैं तो जहाँ पर चंद्र बिंदु का आप उच्चारण कर रहे हैं वहाँ पर ऐसा लग रहा है मुख से भी जो वायु है, श्वास वायु, वो बाहर निकल रही है, तो वो अनुनासिक है। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रयत्न के अनुसार व्यंजन। 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न के आधार पर इन्हें बांटा गया है और आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। 2 प्रकार के प्रयत्न हम करते तो उसी आधार पर इन्हें बांटा गया है। इसको हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको ये प्रयत्न के अनुसार व्यंजन और साथ साथ उच्चारण स्थान जो है, सभी वर्ण के सभी ध्वनियों के उच्चारण स्थान कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, जिसमें आपके स्वरों के उच्चारण स्थान भी बताएंगे, जैसे आ का उच्चारण कहाँ से होता है, ओ का उच्चारण कहाँ से होता है। चलिए, तो फिर आज इतना ही रखती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।